आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। आज हम फिजिक्स के पेपर जितने ही बच्चों का होने वाला है तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स का पोर्शन जो है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेके आया हूँ और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज हैं जिसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपसे को डिस्कशन मिल जाएगा। आप वहां पर से विजिट करके लाइन बाय से हर चैप्टर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो वहां पर से कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो हैं वो आपके 18 क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे मैं आपको उसमें न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। तो फिर न्यूमेरिकल्स भी आपके कवर हो जाएंगे बहुत सारे, और बाकी जितनी भी आपकी डेरिवेशन है वो भी एक वीडियो में करा दी जाएगी। तो फिर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत बढ़िया जा सके। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर लिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और इसमें कुछ क्वेश्चन फिजिकल वर्ल्ड के भी हैं। तो फिर जो आपका चैप्टर डिलीट है उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये वाली बुक बता देता हूँ आपको, आप अपने आप से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्कूल से सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड हो गई होगी तो फिर आप उसका यूज में ले सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है जो आपके पेपर में आते ही आए हर साल। तो फिर यहाँ पर कॉमनली जो क्वेश्चन है वो यही सारे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो फिर मैं आपको लाइन वाइज से सारे के सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनमें से कौन सी यूनिट है जो डिस्टेंस की नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पार्सेक है, जितने भी बच्चों को लग रहा होगा ये टाइम की यूनिट है, तो फिर मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है और जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये भी आपके डिस्टेंस की यूनिट है। पर जो यहाँ पर आपके मिली सेकेंड है ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ये आपकी टाइम की यूनिट होती है। तो फिर यहाँ पर जो डिस्टेंस की यूनिट नहीं होगी वो होगी आपकी मिली सेकेंड। ठीक है, डी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इन द रिलेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो फिर यहाँ पर आपको एक रिलेशन गिवन है, यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर जितने ही बच्चों ने अभी तक ऑसिलेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो फिर यहाँ पर से ये आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा होता है यहाँ पर 2 पाई बाय टी। यहाँ पर मैं आपको कॉपी में भी करवा दूंगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा सुन लें, ए होता है आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी और जो यहाँ पर आपका स्मॉल टी है ये होता है आपका टाइम। अब यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है तो फिर ओमेगा की वैल्यू हम देखते हैं कैसे निकलेगी। तो फिर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी 2 पाई बाय टाइम पीरियड और यहाँ पर 2 पाई जो है ये आपको रेडियन में मेजर होता है, आपने पढ़ा होगा रेडियन। और ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन की जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होती, तो फिर यहाँ पर हम 1 बाय टाइम पीरियड ही लेंगे और टाइम पीरियड की यूनिट होती है यहाँ पर टी। और यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी और टी की पावर -1 हो जाएगा अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो। और फाइनली आप इसको एम और एल के टर्म्स में ले सकते हैं, m0 l0 टी की पावर -1। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है क्यूरी का। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहते हैं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। और बाकी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इनमें से ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके जो है जो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं है। तो फिर वर्क और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, टेंशन या सरफेस टेंशन, इंपल्स या लीनियर मोमेंटम। तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेंशन और सरफेस टेंशन, क्योंकि आप जानते हैं जो वर्क है और जो टॉर्क है दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एक जैसा होता है। इसका होता है ml² टी की पावर -2 और इसका भी यही होता है। और बाकी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी दोनों का सेम होता है। और बाकी यहाँ पर जो आपका टेंशन और सरफेस टेंशन है इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन है ये आपका एक प्रकार का फोर्स होता है जो आपने लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। तो फिर इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी आपका जो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ही होगा।
यानी कि ml (T⁻²) और सरफेस टेंशन जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर यहाँ पर इसका जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m(T⁻²) और यहाँ पर इंपल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t are taken as a fundamental physical quantities, then energy has the dimensional formula। यहाँ पर आपको एनर्जी के टर्म्स में इन सबको रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर आपको एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो इनके टर्म्स में बताना है। तो फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया था जो आपका मोमेंटम, एरिया और टाइम है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में। तो फिर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²T⁻²। तो फिर यहाँ पर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास की यूनिट होती है m, वेलोसिटी की यूनिट होती है l⁻⁻1 और यहाँ पर एरिया होता है आपका a² या फिर आप लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो फिर ए होता है आपका साइड और साइड आप मेजर कर सकते हैं लेंथ में, लेंथ का स्क्वायर। और टी से हो गया आपका टाइम, टाइम को आप टी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे तो फिर हम लाइन बाई से सब में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका पी था ये था आपका मोमेंटम। तो फिर यहाँ पर पी की जगह लिख लेते हैं ml(T⁻⁻1) और एरिया था l² और इसकी पावर है यहाँ पर 1/2 और T⁻⁻1 है यानी कि इसकी पावर -1। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं आसानी से हमें यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। ml(T⁻⁻1) और T⁻⁻1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका l⁻1 और ये हो गया आपका ml, या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये हो गया आपका ml² और T⁻²। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी से मैच कर दिया। तो फिर यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर आपका इसमें ए वाला जो ऑप्शन है ये नहीं मैच होता तो फिर इसके बाद हम सेकंड वाला लेते, इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ। यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया आउट ऑफ 4.0 एंड 4.00 विच इज मोर एक्यूरेट। तो फिर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जितने बाद पॉइंट के बाद जीरो होते हैं उतने ही जो हमारी डिजिट है वो मोर एक्यूरेट होती है। तो फिर यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद ज्यादा जीरो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू k p की पावर x और रो की पावर y। और यहाँ पर आपको बोला गया है वेयर k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि k जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को। तो फिर यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपका v से था स्पीड, यानी कि स्पीड को आप लिख सकते हैं l⁻⁻1, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और k आपका कांस्टेंट है, इसको हम लेंगे नहीं, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये है आपका p प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है आपकी फोर्स बाय एरिया, यानी कि ml⁻⁻1 और T⁻²। और इसकी पावर है x और रो हो जाएगा आपका ml⁻³ और इसकी पावर y। अब यहाँ पर दोनों को LHS और RHS को कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। और इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर पावर सब पे सेपरेट सेपरेट आ जाएगी। तो फिर हो जाएगा आपका m⁻x, l⁻−x, T⁻²x और ये हो जाएगा आपका m⁻y और l⁻−3y। अब यहाँ पर पावर को ऐड कर लेते हैं, m⁻x ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये बेस सेम है और पावर आपकी ऐड हो जाएगी l⁻−x माइनस में 3y और T⁻²x। अब यहाँ पर से m का जो यहाँ पर पावर है वो क्या है x+y, यहाँ पर m का कोई टर्म नहीं है तो फिर m की पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो फिर m की पावर 0 इज इक्वल टू m⁻x+y, यानी कि x+y की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ पर से x की वैल्यू -y। अब यहाँ पर से T⁻²x है और यहाँ पर आपकी T⁻1।
अब जो आपकी पावर है वो नीचे आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। और यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पर पुट कर दोगे वाई की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। और यहाँ पर ये हो गया आपकी वाई की वैल्यू, ये हो गया आपकी एक्स की वैल्यू। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आई थी आपकी 1/2 और वाई की वैल्यू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया गिवन फोर्स इज इक्वल टू में अल्फा बटे डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब है, तो फिर यहाँ पर जो बीटा क्यूब की डायमेंशन होगी वो डेंसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे। और यहाँ पर जो बीटा क्यूब है, डेंसिटी की जो आपकी डायमेंशन होती है वो होती है ml की पावर -3। और यहाँ पर क्यूब है, तो फिर यहाँ पर जाके ये हो जाएगा क्यूबिक रूट, यानी कि m की पावर 1/3 और l की पावर -3 इंटू में 1/3। ये से कैंसिल हो गया। बीटा की डायमेंशन क्या आ गई, m की पावर 1/3 और l की पावर -1। और यहाँ पर अल्फा की बात की जाए तो फिर जो यहाँ पर आपका फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt की पावर -2। और यहाँ पर जो आपकी डायमेंशन है अल्फा की, और यहाँ पर अपॉन में ये पूरी की पूरी डेंसिटी सेम होगी। जो यहाँ पर डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो बीटा क्यूब की भी होगी, तो फिर यहाँ पर ये डायमेंशन होगी आपकी ml की पावर -3। तो फिर इसको हम यहाँ पर अपॉन में लिख देते हैं ml की पावर -3, और ऊपर हो गया आपका अल्फा। तो फिर यहाँ पर से हम अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो फिर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा mlt की पावर -2, और मल्टीप्लाई में हो गया आपका ml की पावर -3। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू के लिए m की पावर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, m की पावर 2 और l की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3। तो फ्री हो जाएगा आपका l की पावर -2 और t की पावर -2। तो फिर यहाँ पर से ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट होगा। यही दोनों हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी आर। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी की डायमेंशन बतानी है, तो फिर यहाँ पर इंटेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशन बताना है यहाँ पर आपको लाइट ईयर का। तो फिर लाइट ईयर अभी मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, और पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो फिर ये तीनों की तीनों आपकी लेंथ की यूनिट होती है। तो फिर यहाँ पर जो एल होगा आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपका एज इट इज वही है जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन में आया था, अगर आपको पता हो तो। फिर बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया था, लाइट ईयर समझ के यहाँ पर टी वाली डायमेंशन उन्होंने टिक कर दी थी, जो कि उनका आंसर गलत था। तो फिर यहाँ पर लेंथ जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस विच मैथमेटिकल ऑपरेशन में बी फिजिकली मीनिंगफुल। यहाँ पर अगर आपको पता हो, अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे में ऐड होती है तो फिर दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम रहती है। और बाकी अगर दो डायमेंशन अगर माइनस होती है तो भी उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और अगर दोनों की दोनों इक्वल है तब तो उनकी डायमेंशन इक्वल होगी। और बाकी जब डिवाइड में हो तो फिर जरूरी नहीं है कि उनकी जो डायमेंशन है वो सेम हो। तो फिर यहाँ पर जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर मैथमेटिकली इसमें करेक्ट होती है, क्योंकि इन दोनों में तो सेम होगी और बाकी इसमें तो इक्वल हाई है। तो फिर यहाँ पर डिवाइड वाले में ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आपको 16 क्वेश्चन भी आना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन सब में से किसकी सेम डायमेंशन है। तो फिर फोर्स और वर्क की जो डायमेंशन होती है वो इक्वल नहीं होती, और प्रेशर और फोर्स की भी इक्वल नहीं होती। फोर्स की होती है आपकी ml टी की पावर -2, और वर्क डन की होती है आपकी ml² टी की पावर -2। और प्रेशर की होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है आपकी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी डायमेंशन होती है ml की पावर -1 और t की पावर -2। और फोर्स की आप जानते ही हैं ml t की पावर -2, और बाकी मोमेंटम और इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। और सरफेस टेंशन एंड फोर्स लिखा होता है यहाँ पे, डी मिसिंग है।
तो फिर ये दोनों भी इक्वल नहीं होती, तो फिर सेम डायमेंशन हो जाएगी आपकी मोमेंटम एंड इम्पल्स। 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्यूब की साइड दे रखी है, वो है आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पर ही क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्यूब करना तो सही होता है, पर यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और बाकी जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद आपका इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। पर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी टिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अगर आप काउंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो आएगी आपकी 4, 1 2 3 4, और आपको आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? आंसर में चाहिए आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी आपको क्वेश्चन में गिवन थी उतनी ही आपको आंसर में भी देनी है। तो फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में थी आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका जब क्यूब करेंगे 12 का क्यूब होता है आपका 1.1732, और पॉइंट लगाए तो फिर यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 1.732। पर ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको 2। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 10⁻⁻6, क्योंकि क्यूब करेंगे तो फिर इसकी पावर हो जाएगी -6। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और 19th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। यहाँ पर आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो फिर इसमें जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो फिर यहाँ पर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। तो फिर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.00 mm, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट यहाँ पर मेजरमेंट हुई है। पर आपको बोला गया अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। यहाँ पर अगर आपको पता हो तो फिर मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं v से, और एंगुलर वेलोसिटी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा से, यानी कि w। तो फिर यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका डेल्टा थीटा होता है वो होता है आपका डेल्टा L/r, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर हमने एक रेडियस ले ली r, और यहाँ पर से अगर किसी बॉडी ने डेल्टा थीटा एंगल ट्रैवल किया डेल्टा थीटा, और ये हो गया आपका डेल्टा L, यानी कि इतनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की, यानी कि इस आर्क के अलोंग, और यहाँ पर ये आपकी रेडियस होगी। अगर यहाँ पर से हम डेल्टा थीटा निकालना चाहें तो फ्री हो जाएगा आपका आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि डेल्टा L/r। अब यहाँ पर से आपको ओमेगा का फॉर्मूला पता होगा। ओमेगा का आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन टी। डेल्टा थीटा को आपको 2π भी ले सकते हैं, पर हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर हम इसको इससे डिस्प्लेस कर देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है डेल्टा L/r इंटू में 1/t। अब यहाँ पर से अगर आपको लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो तो फिर ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं ये आपकी डेल्टा L के बराबर हुई है। तो फिर डेल्टा L अपॉन टाइम टेकन ये हो जाएगा आपका लीनियर वेलोसिटी, यानी कि v। तो फिर यहाँ पर से डेल्टा L t को हम इधर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में r को इधर 1/r। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका v। तो फिर ये क्या हो गया ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा r। तो फिर ये आपका रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये आपका लीनियर वेलोसिटी, और r से हो गया आपका रेडियस। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो फिर रिलेशन हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू ओमेगा r।
यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बोला गया, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg moving with a speed of 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block, stops after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक बुलेट है, ये आपकी ये बुलेट है जिसका आपको यहाँ पर मास गिवन है, वो है आपका 0.04 kg। और यहाँ पर आपको बोला गया है जब इसको हम फायर करते हैं तो फिर ये आगे जाके एक ब्लॉक पे एम्बेडेड हो जाती है, यानी कि आगे जाके इस ब्लॉक में रुक जाती है। और यहाँ पर जो ब्लॉक में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है आपका 60 सेंटीमीटर के इक्वल। और यहाँ पर आपको ये बोला गया कि इस बुलेट की जो स्पीड है वो है आपकी 90 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहां पर आपको ये बताना है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है ये बुलेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फिर यहां पर हम गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। मास है जो बुलेट का, ये है आपका 0.04 kg। और यहां पर स्पीड है ऑफ बुलेट वो है आपकी 90 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर आपको बोला गया, और यहां पर ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक के अंदर वो है आपका 60 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट वो है आपका 60 सेंटीमीटर। सारा डेटा मीटर में है तो फिर हम यहाँ पर इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका अब मीटर में, यानी कि 0.6 मीटर। अब यहां पर से आपको फोर्स निकालना है। फोर्स हम यहां पर निकाल लेंगे आसानी से। फोर्स का आपका यहां पर फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। अब यहां पर आपको मास तो पता है बुलेट का, वो है आपका 0.04 kg। और आपको यहां पर एक्सलरेशन नहीं पता। एक्सलरेशन आपका निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। यहाँ पर से एक्सलरेशन चाहिए हमें, एक्सलरेशन हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इस वाले डेटा को हम यहाँ पर लिख देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। अब यहाँ पर से बुलेट की जो फाइनल स्पीड होगी वो यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वो बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी तो फिर यहाँ पर वो आगे चलकर रुक जाएगी और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। और इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, वो आपको क्वेश्चन में 90 मीटर पर सेकंड तो गिवन ही है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है आपकी, इस ब्लॉक के अंदर कितना डिस्प्लेस हुआ, तो फिर वो है आपका 60 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 0.6 मीटर। अब यहाँ पर से सारे डेटा हमारे पास है। अब यहाँ पर हम खाली वैल्यू डालते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0.04 इंटू में v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में 90 का स्क्वायर अपॉन में 2s यानी कि 2 इंटू 0.6। अब यहां पर से ये हो जाएगा आपका 4/100 इंटू में माइनस का 8100 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1.2। अब यहां पर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर पॉइंट हटा ऊपर गया 0। ये हो गया आपका माइनस का 4 इंटू 81 0 अपॉन 12। 3 के टेबल से काट देते हैं, या तो आपका 4 बार में, ये आता है आपका 27 बार में, और ये आ गया आपका 0। 4 से 4 कट गया तो फिर आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, -270 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स। फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ ब्लॉक लगाएगा यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आया। आप इसको 270 न्यूटन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल M ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस इज। यहाँ पर आपको मून की सरफेस पे मास बताना है कि क्या होगा अगर अर्थ की सरफेस पे मास कितना है, कैपिटल M। तो फिर यहाँ पर आपको पता होगा मास जो है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता। आपका जो चेंज होता है वो हमेशा वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट जो है उसमें वेट का आपका फॉर्मूला होता है m/g, और g की वैल्यू हर जगह वेरी करती है जिस भी प्लेनेट पे आप हो। तो फिर यहाँ पर जो आपका मास है वो हमेशा से सेम रहेगा। तो फिर अर्थ की सरफेस पे भी m रहेगा, मून की सरफेस पे भी, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ आपका मास जो है वो कैपिटल M ही रहेगा। तो फिर मास ऑलवेज
सेम, ये आपका इसका रीजन हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है हमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।